Good afternoon, sir. सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, देखो, रिबाउंड हैमर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। हम लोगों को कंक्रीट में दो टाइप का टेस्ट होता है स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उसके अंदर क्या आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसमें आता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग कॉम्पोजिट टेस्ट जो है हम लोग करेंगे, उसके पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव हम चालू कर रहा हूँ, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव चालू करेंगे, उसके बाद सीधा मिक्स डिजाइन में घुसेंगे। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रासोनिक करवा देंगे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्ट्रक्टिव में। तो इस टेस्ट कब होता है, मान लो कोई एक बिल्डिंग, पहले हम लोग क्या करते हैं क्यूब टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, वही हिसाब से कंक्रीट देके M20 हो गया, M25 कंक्रीट जैसा है उसका स्ट्रेंथ 25 पर न्यूटन, 25 होगा तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, वो देख के हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। बट बिल्डिंग बनाने के बाद हम लोगों का जब क्यूरिंग पीरियड खत्म होता है 28 डेज जो होता है, तो उसके बाद उतना स्ट्रेंथ आया है कि नहीं, तो वो बिल्डिंग बनाने के बाद तो बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकते, तो बाहर से हम लोगों को दो टेस्ट, एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, मतलब उधर में रे पास होगा उसके अंदर से, उसके बाद नोट करना पड़ेगा कितना अभी स्ट्रेंथ मिल रहा है, और रिबाउंड हैमर में हम लोग टेस्ट करते हैं बिल्डिंग में जाके, जे मतलब उतना हम M25 का कंक्रीट दिया था 28 दिन बाद मेरा 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हर जगह में दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखो ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, द रिबाउंड हैमर मेथड could be used for assessing the likely compressive strength of concrete with help of suitable correlation between rebound index and compressive strength। अभी रिबाउंड इंडेक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, रिबाउंड इंडेक्स हम लोगों को रिबाउंड हैमर में 0 से लेके 100 तक रिबाउंड इंडेक्स रहता है। उसके हिसाब से हम लोगों को जो रिबाउंड हैमर टेस्ट का कोड है, आईएस कोड नीचे लिखा होगा, हम बोल रहा हूं, उसमें कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो हमको नोट करना है। मतलब इधर में एक जस्ट रीडिंग देगा, मान लो 20 रीडिंग दिया, तो 20 के हिसाब से कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है वो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो लैब में है वो थोड़ा मॉडिफाइड मशीन है, डायरेक्ट तुम्हारा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डायरेक्ट दिखा देता है। ठीक है, और पहले का जो मशीन आता था, मतलब दूसरा कॉलेज भी हो सकता है ऐसा नहीं है, और रिबाउंड इंडेक्स से हमको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को पता चलता है। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये तो ठीक है, कोरिलेशन ऑफ रिबाउंड इंडेक्स एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब रिलेशन पता चलता है। ठीक है, असेसिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंक्रीट को यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हानिकम तुम लोगों को पता ही होगा, जो खोखला रहता है अंदर में, कंक्रीट करते करते वाइब्रेटर नहीं चलाया तो खोखला, वाइब्रेटर ज्यादा चलाया तो सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन होने के बाद क्या होता है, सीमेंट एक साइड में चला जाता है और बालू और गिट्टी जो है ऊपर साइड में रह जाता है। तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी एक रहना चाहिए, मतलब हर जगह में जितना सीमेंट जितना सैंड उतना ही कोर सेग्रीगेट रहना चाहिए। ठीक है,
एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, ये तो तुमको पता ही चल रहा है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। एक एक जगह में मान लो टेस्ट किया तो एक एक रिजल्ट, एक जगह में 25 आया, एक जगह में 23 आया, एक जगह में 22 आया। ऐसा क्वालिटी गड़बड़ नहीं होना चाहिए इन द रिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है उसका क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसेसिंग द क्वालिटी ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कंक्रीट रिलेशन टू अदर, मतलब एक कंक्रीट कर लिया, कंक्रीट करने के बाद उसका कितना आ रहा है, दूसरा जगह में सेम कंक्रीट किया तो मान लो इधर 25 आया, उधर 28 आया, एक जगह में 22 आया, तो उसका रिलेशन हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, मेन काम क्या है रिबाउंड आवर का, बिल्डिंग या कोई डैम ब्रिज जो भी हो जाने के बाद उसका स्ट्रेंथ निकलना है बिना तोड़ के। पहले क्या करता है, हम लोग कंक्रीट को लेके क्यूब बनाते हैं, एंड क्यूब बनाने के बाद उसको तोड़ते हैं, मतलब क्रश करते हैं, उसके बाद मेरा रिजल्ट आता है। और ये बिल्डिंग बनाने के बाद हम लोग रिजल्ट इससे मिलता है। ठीक है, when the plunger of rebound hammer is pressed against the surface of the concrete, प्लांजर मतलब इसका एंड में ये जो दिख रहा है, इसका एंड में ये जो ये थोड़ा निकल, मतलब इधर में एक स्विच है, उससे थोड़ा निकल जाता है, इसको प्लांजर बोल रहा है हम लोग। ठीक है, प्लांजर ऑफ द प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, द स्प्रिंग कंट्रोल मास रिबाउंड, स्प्रिंग उसके अंदर में स्प्रिंग रहता है, जब प्रेशर दोगे, उसका वीडियो हम दिखा रहा हूं, जब प्रेशर दोगे वो रिबाउंड बैक करेगा, एंड द एक्सटेंट ऑफ सच रिबाउंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा इंट्रो समझ में नहीं आया, रिबाउंड हैमर टेस्ट और एक क्या बोले थे, पल्स हैमर टेस्ट ऐसे कुछ, अब थोड़ा इंट्रो फिर से बताइए ना, नहीं समझ में आया। रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या बोल रहा है, ठीक है सुन लो अच्छा से। रिबाउंड हैमर टेस्ट हम लोगों को दो टाइप का टेस्ट होता है, एक डिस्ट्रक्टिव, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के अंदर में मतलब जिसको तोड़ सकते हैं हम, तो उसके अंदर में क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट बोल रहा हूँ, कंक्रीट। मतलब हम लोग क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाने के बाद उसको तोड़ते हैं, साउंड ऑफ करो, क्यूब बनाने के बाद उसको तोड़ते हैं, एंड उसमें हमको रिजल्ट मिलता है कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। वो कब करना पड़ता है, जब बिल्डिंग बन रहा है उस टाइम में, जब कंक्रीट हम साइड में भेज रहा है उस टाइम में हमको क्वालिटी सेक्टर में हमको वो टेस्ट करके उसके बाद कंक्रीट ये करता है। अभी मान लो बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग बनने के बाद तो बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते, तो बिल्डिंग बनने के बाद जब हम 25 के हिसाब से रेशियो मिलाया था वही कंक्रीट भेजा था, तो 25 ही हमको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना तोड़ के। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर में दो टेस्ट आता है, एक रिबाउंड हैमर, नेक्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। तो हम करा रहा हूं इधर रिबाउंड हैमर। ठीक है, ये रिबाउंड हैमर एक हो गया, एक अल्ट्रासोनिक। क्या बीना स्टूडेंट कौन है, वीडियो ऑफ करो। ठीक है, अभी ये दोनों टेस्ट जब नॉन डिस्ट्रक्टिव बिल्डिंग बनने के बाद जब कर रहा है, तो उसका ही हम टेस्ट को बोल रहा है रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो रिबाउंड हैमर से इधर में देखो दाग कटा हुआ है, इसमें हमको क्या मिलेगा, रिबाउंड इंडेक्स। इसके बेसिस में हमको आईएस कोड में कितना स्ट्रेंथ आएगा, मतलब कितना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ आएगा, वो आईएस कोड में है। तो इसके बेसिस में जितना पॉइंट होगा, ठीक है, आईएस कोड का नाम नीचे है, हम बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया रिबाउंड इंडेक्स। समझ में आया? हेलो सर नेक्स्ट आ जाओ। अभी रिबाउंड हैमर में देखो, फॉर टेस्टिंग ऑफ नॉर्मल वेट कंक्रीट, मतलब जो हम लोगों को बिल्डिंग में यूज होता है, इंजन बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब जगह में जो नॉर्मल टेस्टिंग कंक्रीट के लिए कितना होता है, अप्रॉक्स इम्पैक्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिबाउंड हैमर, मतलब इसको जब हम पीछे से ठेलेंगे तो इतना हमको न्यूटन मीटर हमको क्या लगेगा, इम्पैक्ट एनर्जी हमको लगेगा। लाइट वेट कंक्रीट के लिए कितना, 0.75, एंड द टेस्टिंग मास ऑफ कंक्रीट फॉर एग्जांपल
इन रोड्स एंड एयरफील्ड्स, पेवमेंट्स एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए 2.25। मतलब ओनली लाइट वेट कॉन्क्रीट एंड इम्पैक्ट सेंसिटिव कॉन्क्रीट। लाइट वेट कॉन्क्रीट किधर रहता है, पता है किसी को? लाइट वेट कंक्रीट इधर रहता है, मान लो कोई जगह में मिट्टी जो है लूज है पूरा, मतलब सॉयल लूज है, तो उसका बियरिंग कैपेसिटी कम कम होगा। तो बियरिंग कैपेसिटी जब कम होगा, उसका स्ट्रेंथ भी, मतलब वो स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने की भी क्षमता कम होगा। तो उस टाइम हम लोग ऊपर में जो छत के जगह में हम लोग लाइट वेट कंक्रीट यूज करते हैं, मतलब उसका वेट कम होगा, ठीक है। उस टाइम लाइट वेट कंक्रीट का टेस्ट के लिए हम 0.75 यूज करते हैं। मतलब इतना फोर्स हमको पहले ही चाहिए उसको ठेलने के लिए, रिबाउंड हैमर को ठेलने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। ये है तुम्हारा रिबाउंड हैमर, ठीक है। सर वो न्यूटन मीटर है कि वो मोमेंट है ना सर? क्या बोला है? इम्पैक्ट एनर्जी, मोमेंट भी बोल सक, मोमेंट मोमेंट बोल सकते हो, नहीं एनर्जी ही बोलो, ठीक है। वो एनर्जी उतना चाहिए, ठीक है। मोमेंट ठीक है, मोमेंट का तुम्हारा यूनिट एक ही है न्यूटन मीटर के हिसाब से, बट एनर्जी, एनर्जी का भी वही है, ठीक है। तो एनर्जी ही बोलो। मोमेंट मतलब तो घूम जाना है, तुम एक जगह में तो फोर्स नहीं दे रहा है, उसमें कितना एनर्जी लग रहा है एक जगह में फोर्स देने के लिए। तो ये है कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखो ये है कंक्रीट स्ट्रक्चर। इधर में क्या है, प्लांजर, जो प्लांजर बोला था, नेक इंपैक्ट स्प्रिंग, इसके अंदर में स्प्रिंग रहता है वो बैक करने के लिए, ठीक है। ये तो रिलीज कैच हो गया, हैमर गाइड हो गया, विंडो एंड स्केल हो गया। ये तुम्हारा जो पूरा है रिबाउंड हैमर का अंदर का जो नोट करते हैं हम लोग, लॉकिंग बटन हो गया, कंप्रेशन स्प्रिंग हो गया, मेन काम स्प्रिंग का ही है, ठीक है, इसके अंदर में। नेक्स्ट इसका वीडियो दिखा रहा हूं हम, ठीक है। ये देखो कोड हो गया IS 13311, ठीक है, ए टेस्ट का 1992 पार्ट 2। अभी देखो प्रोसीड्योर ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन between compressive strength of concrete and rebound hammer. The most satisfactory way of establishing a correlation between compressive strength of concrete and its rebound hammer to measure the both the properties simultaneously on concrete cube. मतलब क्या है, ये दोनों चीज हम लोग इन जनरल कंक्रीट क्यूब में करते हैं। तो कंक्रीट क्यूब में क्यों करते हैं? पहले कंक्रीट बनाने का मतलब कंक्रीट बनाने के बाद क्यूब पहले बना लिया, क्यूब बनाने के बाद क्रशिंग मशीन में उसको तोड़ लिया, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आ गया। उसके बाद 28 दिन सेम ही वही कंक्रीट भी 3 इधर बनाया 3 उधर बनाया, 6 बनाया मान लो, तो 3 को हम इससे भी टेस्ट करेंगे जो सेम रिजल्ट दे। नहीं तो बाद में सेम नहीं रिजल्ट देगा, तो बाद में जाके बिल्डिंग जब बन जाएगा उस टाइम भी सेम नहीं रिजल्ट देगा। तो उसलिए साइमल्टेनियसली ऑन कंक्रीट क्यूब में करते हैं, ठीक है। इन जनरल पहला स्टेप है। नेक्स्ट जब बिल्डिंग बन जाता है उस टाइम हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। द कंक्रीट क्यूब स्पेसिमेंस आर हेल्ड इन ए compression टेस्टिंग मशीन अंडर द फिक्स लोड एंड मेजरमेंट्स ऑफ रिबाउंड हैमर टेकन and then the compressive strength is determined as per IS 516-1959, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ए कोड में क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना डिटरमाइन किया हुआ है उसके हिसाब से वो पिछले वाला जो IS कोड बोला उसमें तुमको रिबाउंड हैमर टेस्ट मिल जाएगा, और इसमें तुमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब इंडेक्स के साथ क्या क्या है, इंडेक्स के हिसाब से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। इससे हम लोग डिनोट करता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ए कोड के हिसाब से। The fixed load required is of the order of 7 Newton per millimeter square when the impact energy of, मतलब क्या है, जब हम इम्पैक्ट एनर्जी 2.2 न्यूटन मीटर दे रहा है तो उसमें फिक्स्ड लोड मिनिमम कितना रहता है, 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये मशीन का स्पेसिफिकेशन है, तुम लोगों को उतना जरूरत नहीं है, ठीक है।
टेस्ट प्रोसीड्यूर देख लो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को, ये देखो इधर में लिखा हुआ है, द पॉइंट्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द स्पेसिमेन मस्ट नॉट बी नियरर एन एज देन 20 mm, मतलब एंड शुड बी नॉट लेस देन 20 mm ईच अदर। मतलब क्या बोल रहा है, तुम मान लो एक कंक्रीट क्यूब लिया, तो कंक्रीट क्यूब का साइड से 20 mm अंदर में ही हमको इम्पैक्ट करना है, मतलब एज से 20 mm अंदर में, और एक इम्पैक्ट कहाँ करना है, उससे 20 mm दूरी में, ठीक है। 20 mm का बीच बीच में गैप रहना चाहिए, वो जगह में हमको इम्पैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रोसीड्यूर देखो, फॉर टेस्टिंग स्मूथ क्लीन एंड ड्राई सरफेस इज टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। स्मूथ क्लीन एंड ड्राई सरफेस सिलेक्टेड, पहले सिलेक्ट करना है। इफ लूजली एडहेरिंग scale is present, this should be rubbed of the grinding wheel or stain, मतलब बोल रहा है स्मूथली जो फेस होगा कंक्रीट का कोई, तो उसको थोड़ा राब करना है, राब कर लेना है। राब करने से फायदा क्या होगा, जब हम इम्पैक्ट देंगे वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है। इम्पैक्ट जब देंगे तो उस टाइम रिबाउंड हमारा स्लिप ना हो जाए, इसलिए थोड़ा राब ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग व्हील से थोड़ा राब कर लेने के लिए बोल रहा है। राब सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन, लॉस ऑफ ग्राउट एंड स्पेल्ट और टूल्ड सरफेस डू नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट एंड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। राप मतलब बोल रहा है राफ सरफेस फ्रॉम इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन, मतलब इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन, कंक्रीट होने के बाद तुमको स्मूथ जगह पहले खोजना है, ठीक है। कोई जगह में ऐसा भी हो सकता है गिट्टी निकल के रह जाए, ठीक है, सीमेंट का पूरा लेयर ऊपर में नहीं आ जाए, तो वो राफ सरफेस लेने के लिए मना कर रहा है। उधर में क्या होता है, कॉम्पैक्शन शुड बी रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन, उधर में कॉम्पैक्शन इनकम्प्लीट होता है। लॉस ऑफ ग्राउट मतलब होल जो रहता है, जिसको हनीकॉम्ब बोल रहा है, उस जगह में हम लोग ग्राउट करता है, तो उधर में लॉस ऑफ ग्राउट उधर में लेने के लिए मना कर रहा है। स्पेल्ड एंड टूल्ड सरफेस डू नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट, मतलब रिलायबल रिजल्ट नहीं देता है, शुड बी अवॉइडेड। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी, ये बोला 20 mm है, ठीक है। For taking measurement, the rebound hammer should be held at right angles of the surface, मतलब मेजरमेंट करने के लिए राइट एंगल ऑफ द सरफेस में लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टली लेना है, कोई बिल्डिंग सीधा खड़ा है तो हॉरिजॉन्टली लेना है। ऑफ कंक्रीट हैमर द टेस्ट कैन बी यूज्ड कंडक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन वर्टिकल, नीचे से भी ले सकते हो, नीचे से कोई बीम चेक कर रहे हो, मान लो प्लिंथ बीम का जो है, तो नीचे से भी वो ले सकते हो। मान लो ऊपर में हानिकम नहीं है, नीचे हानिकम है, तो उधर में भी स्ट्रेंथ थोड़ा टेस्ट कर लिया, मतलब होमोजेनियस नहीं हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और वर्टिकली अपवर्ड भी कर सकते हो, ऊपर साइड में डाउनवर्ड भी हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। इफ द सिचुएशन डिमांड्स द रिबाउंड हैमर कैन बी हेल्ड इंटरमीडिएट एंगल, सिचुएशन डिमांड, कोई जगह में मान लो तुम वर्टिकली भी नहीं ले पा रहे हो, हॉरिजॉन्टली नहीं ले पा रहे हो, मतलब कोई स्ट्रक्चर जो है, मतलब बीम के साथ जो और एक स्ट्रक्चर निकल के, मतलब वर्टिकली और एक स्ट्रक्चर निकल के नीचे चला गया, तो उस टाइम मान लो कॉलम बीम का ज्वाइंट ही मान लो कोई जगह में, तो वो कोना में तो तुम वर्टिकली भी नीचे से जो डाउनवर्ड से होगा, तो वो वर्टिकली भी नहीं ले सकते हो, तो उस टाइम तुम बोल रहा है एंगल में ले सकते हो, ठीक है। Rebound hammer test is conducted around all points of observation on call accessible faces of structural element. Concrete faces are thoroughly cleaned before the taking measurement around each point of observation. 6 reading of rebound hammer index are taken and average of these readings after deleting outer layers. मतलब क्या बोल रहा है, 6 रीडिंग मिनिमम लेना है उसमें, मतलब वही सरफेस में उसका एवरेज करना है और कुछ नहीं। बिकम द रिकमेंडेड, तो बोल ही दिया, ये सब आईएस कोड का नाम सेम आईएस कोड है। अभी इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्ट ऑफ कौन क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट करते हैं, सीमेंट जैसे यूज करोगे, कंक्रीट
concretes made with high alumina cement can give strength 100% higher than ordinary cement. मतलब जो सीमेंट का स्ट्रेंथ जैसा है, मतलब बॉन्डिंग जैसा है, स्ट्रेंथ जैसा देगा वो सीमेंट उतना ही रिजल्ट देगा, वही बोल रहा है. सीमेंट के हिसाब से कर सकता है, एग्रीगेट का हिसाब से कर सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज द डिफरेंट कोरिलेशन बिटवीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रिबाउंड नंबर्स. जो रिबाउंड नंबर्स मिलेगा एंड कॉम्प्रेसिव, मतलब जो एंगुलर तुमको मिलेगा, जो एंगुलर एग्रीगेट है, वो एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट जिसको बोल रहा है, उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. एंगुलर में ज्यादा होगा सर, फ्लैकी में नहीं होगा। हाँ, फ्लैकी में नहीं होगा. नॉर्मल एग्रीगेट सच एज ग्रेवल्स एंड crushed rock aggregate सर is ये वाला वो सर एग्री ये वाला लैब वर्चुअल लैब में नहीं है। नहीं, वर्चुअल लैब में नहीं है, उसलिए हम मैनुअल पहले पढ़ा रहा हो. उसके बाद तुमको वीडियो जो है, मतलब जो जो समझ में वो क्लियर हो जाएगा वीडियो दिखाने से, वीडियो दिखा देंगे. ठीक है, इसको करने दो पहले. ठीक है, क्लियर आ जाएगा तुमको. ठीक है. नॉर्मल एग्रीगेट सच एज ग्रेवल्स एंड क्रस्ट रॉक, एग्रीगेट के ऊपर ही कोरिलेशन बोल रहा है, उसके हिसाब से ही. ठीक है. इन्फ्लुएंस ऑफ द सरफेस कंडीशन एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट, द रिमाउंड हैमर मेथड is suitable only closed texture concrete. Open texture concrete typical and masonry blocks, honeycomb concrete. क्या बोल रहे हैं, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं. मेसोनरी ब्लॉक्स में एक रिजल्ट आएगा, हनीकॉम्ब कंक्रीट में कम रिजल्ट आएगा. नो फाइन जो हम बोला, जो जिसमें वाइब्रेटर नहीं चलाया कंक्रीट करने के टाइम में, उसमें कम रिजल्ट आएगा. तो कॉम्पैक्शन नहीं होगा फुल्ली तो कम रिजल्ट आएगा. यूनिफॉर्म कंक्रीट नहीं होगा तो कम रिजल्ट आएगा. ये सभी बोल रहा है. इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूरिंग एज, क्यूरिंग एज में क्या है, 28 दिन नहीं होगा तो तुमको 7 दिन में कितना मिलता है, 7 दिन में 61% to 63% जो हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलता है. और 14 दिन में 83 to 85, और मोटा मोटी 28 दिन में 98 to 99% जो स्ट्रेंथ हम लोगों को मिल जाता है. और टाइम के हिसाब से क्यूरिंग 1 ईयर हो जाएगा तो और थोड़ा हल्का सा ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, 100% के, मतलब नियर अबाउट 100%. ये सभी बोल रहा है और कुछ नहीं. इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस. ठीक है, इसमें कुछ है नहीं उतना. वीडियो देखो. दिखाई दे रहा है सबको? हेलो. यस सर. ठीक है, इसको चालू कर रहा हूँ, इसको देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ. Surface hardness methods. Non-destructive surface hardness methods are non-invasive procedures that investigate strength characteristics of the concrete structure. This is generally done in any of two methods such as indentation methods and rebound methods. The rebound method is frequently applied to investigate concrete strength characteristics of concrete. This test was developed in the year 1948 by Swiss engineer Ernst Schmidt, and thus it is commonly referred as the Schmidt rebound hammer. The rebound hammer is a spring-controlled hammer that slides on a plunger within a tubular housing. The entire setup with their label is shown on the screen. When the plunger is pressed against the surface of the concrete, the mass rebound from the plunger. It retracts against the force of the spring. The hammer impacts against the concrete and the spring control mass rebounds, taking the rider with it along the guide scale. The rider indicates the distance traveled by the mass, which is called the rebound number.
The typical relationship between compressive strength and rebound number with hammer horizontal and vertical on a dry or wet surface of the concrete is shown on the screen. The value of rebound number is taken an average of 15 reading. The table shown on the screen shows the average rebound number and quality of concrete. There are many types of rebound hammer which varies considerably in performance, types of and needs calibration for use on different types of concrete. This test can be conducted horizontally, vertically or at an inclined angle. Thank you for watching. Stay tuned. समझ में आया सबको? हेलो? यस सर। Yes, sir. और कुछ प्रॉब्लम है? एक बार और हाँ बोलो। सर सर, एक ये बार और तो चला दीजिए। स्ट्रेंथ है। हाँ स्ट्रेंथ टेस्ट ही तो हम तो बोला ही, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो। एक बार और चला दीजिए सर वीडियो। ठीक। Surface hardness methods. Non-destructive surface hardness methods are non-invasive procedures that investigate strength characteristics of the concrete structure. This is generally done in any of two methods such as indentation methods and rebound methods. The rebound method is frequently applied to investigate concrete strength characteristics of concrete. This test was developed in the year 1948 by Swiss engineer Ernst Schmidt, and thus it is commonly referred as the Schmidt rebound hammer. The rebound hammer is a spring-controlled hammer that slides on a plunger within a tubular housing. The entire setup with their label is shown on the screen. When the plunger is pressed against the surface of the concrete, the mass rebounds from the plunger. It retracts against the force of the spring. The hammer impacts against the concrete and the spring control mass rebounds, taking the rider with it along the guide scale. The rider indicates the distance traveled by the mass, which is called the rebound number. The typical relationship between compressive strength and rebound number with hammer horizontal and vertical on a dry or wet surface of the concrete is shown on the screen. The value of rebound number is taken an average of 15 reading. The table shown on the screen shows the average rebound number and quality of concrete. There are many types of rebound hammer which varies considerably in performance, types of and needs calibration for use on different types of concrete. This test can be conducted horizontally, vertically or at an inclined angle. Thank you for watching. Stay tuned. ठीक है, क्वेश्चन है किसी को कुछ? क्वेश्चन है तो बोलो।